साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आप सुनने जाते संस्थान में। साथियों, परीक्षा की घड़ियां अब लगता है कि नजदीक आने वाली हैं। सुगबुगाहट चालू हो गई है, शुरू हो गई है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे पढ़ने की जो स्टाइल है, जो गति है, उन सब में बदलाव किया जाए, परिवर्तन किया जाए। हम लोग आज बच्चन सिंह का महत्वपूर्ण नजरिया देखेंगे, महत्वपूर्ण कथन देखेंगे कि उन्होंने आदिकाल के विषय में क्या मत रखे हैं। तो आदिकाल पर बच्चन सिंह के कथन हम लोग आज देखेंगे। एक बड़ा सा सवाल उठता है कि जब 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, बहुत बढ़िया इतिहास लिखा, फिर उसके बाद इतने दिनों बाद बच्चन सिंह को इतिहास लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई, या बच्चन सिंह के पहले और बाद में बहुत सारे इतिहास लिखे गए। सभी इतिहासकारों को अपने इतिहास लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, उसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिए। बच्चन सिंह ने इतिहास क्यों लिखा, उसके लिए स्पष्टीकरण देते हुए वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखते हैं। आरंभ में ही कह दूं, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आरंभ में ही कह दूं, न तो आचार्य रामचंद्र आरंभ में ही कह दूं, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर न ही छोड़कर। अब यहां पर थोड़ा सा आपको मैं ले चलना चाहूंगा इतिहास तक। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कहते हैं कि आरंभ में ही कह दूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है, को लेकर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है। पहले तो कह रहे हैं कि भाई और न उसे छोड़कर। उसे छोड़कर, समझिएगा। आरंभ में ही कह दूं, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है, और न उसे छोड़कर। तो एकदम स्पष्ट तौर पर वो कह दे रहे कि भैया दोनों स्थितियां हमारे सामने हैं कि हम उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं और उसे ले भी नहीं सकते पूरी तरीके से। यानी हमारे सामने क्या रास्ता बचता है। तो हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने जो लिखा है, या हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, उसको छोड़कर जो भी आगे इतिहास लिखे गए, उनके लिए जो पृष्ठभूमि बनती है, बच्चन सिंह ने उसी की तरफ हमारा इशारा लेकर पहुंचाया है।
तो बच्चन सिंह यही बात कहते हैं कि भाई इसे छोड़ भी नहीं सकते और पूरी तरह से ले भी नहीं सकते। वो लिखते हैं कि 72-73 में जब मैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था तो कुछ वैसा ही एहसास हुआ। सन 1989 में दूसरी पुस्तक आचार्य रामचंद्र का इतिहास पढ़ते हुए छपी थी और उस पुस्तक को तैयार करने में मुझे इतिहास के दो संस्करणों का अक्षरांशः मिलान करना पड़ा था। क्या उसमें मैंने लिखा था, नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन, इसको भी हम लिख लेंगे। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। बहुत बड़ी बात है कि आपके सामने रामचंद्र शुक्ल जैसा हिंदी साहित्य का इतिहास है और उसके बाद भी आप एक नया इतिहास लिखने के लिए सोच रहे हैं, तो स्वाभाविक है एक डर तो मन में रहेगा ही, एक चुनौती तो मन में रहेगी ही और उसी चुनौती को ये बात यहां पर वो स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। इसी में उन्होंने एक और कथन लिखा है, एक और बात लिखी है। उन्होंने एक बात लिखी कि तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चारागाह है। बहुत बड़ी बात वो लिख रहे हैं। तीसरी दुनिया की संस्कृति तीसरी दुनिया की संस्कृति, अब ये तीसरी दुनिया क्या है, इसमें भी आपको ले चलेंगे। तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चारागाह है। भारत तीसरी दुनिया में आता है। भारत तीसरी दुनिया में आता है। यह भी कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। हम लोग आज हिंदी साहित्य के इतिहास में बच्चन सिंह के महत्वपूर्ण कथनों को लिख रहे हैं। ठीक है। अब आपको समझाते हैं। जितने विकसित देश थे वो कह रहे थे कि भाई हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं, हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा विज्ञान, हमारी खोज, वो सब बहुत प्रो लेवल की है, तो हम सब तो बहुत उच्च कोटि के हैं, यानी हम लोग पहली दुनिया के लोग हैं। अब जो तीसरी दुनिया के लोग हैं वो बर्बर हैं, वो असभ्य हैं, उनको सीखने की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं कि चारागाह कहां बनाते हैं? चारागाह उस जगह पर बनाते हैं जहां पर कुछ उगता नहीं है। अगर वहां धान गेहूं की खेती, गन्ने की खेती करने का मौका मिले हमें, तो हम चारागाह क्यों बनाएंगे? लेकिन हम चारागाह वहां बनाते हैं जहां खेती नहीं हो पाती है। तो अमेरिका के लोग भारत के लोगों को क्या मानते थे कि चारागाह है और अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भारत की संस्कृति और सभ्यता पर लादने का प्रयास करते थे। तो यही कथन वहां से लिया गया है कि तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चारागाह है, भारत तीसरी दुनिया में आता है। ये कथन
बच्चन सिंह का है, काफी महत्वपूर्ण कथन है। बच्चन सिंह इसी तरह के कथन लिखते हैं। देखिए, इनके कथन जो होते हैं बेहद आसान भाषा में मिलेंगे। रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है वो काफी आपको संस्कृतानिष्ठ हिंदी में मिलते हैं, तो आप थोड़ा सा अंतर वहां पर कर सकते हैं। अब चलिए, बच्चन सिंह जब आदिकाल पर आते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि भाई आदिकाल के नामकरण को ही ले लेते हैं कि आदिकाल का नामकरण सही है कि नहीं है। उन्होंने सबसे पहले जितने नाम हैं सबकी प्रासंगिकता को लेकर अपने प्रश्न को उठाया है। वो कहते हैं कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं को लें तो इस तरह का काल विभाजन अब पुराना पड़ गया है। तो लिख लेते हैं, पहले आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, पहले आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, संज्ञाओं को लें, संज्ञाओं को लें, संज्ञा वाले नाम ही होता है, लें इस तरह का काल विभाजन, इस तरह का काल विभाजन अब पुराना पड़ गया है। देखिए, मैं बार बार कहा करता था कि भाई आप लोगों को कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ हैं वो पढ़ने चाहिए, अध्ययन करने चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग कहते थे कि सर समय नहीं मिल पाता या मैं समझ नहीं पाता हूं कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ देना है, और उससे लगातार प्रश्न बन रहे थे। तो इसीलिए मैंने निर्णय किया कि अब हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को भी मैं कक्षा में पढ़ाऊंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो इस कड़ी में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ चुके हैं आदिकाल के परिप्रेक्ष्य में और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा जमाने का आभास होता है। हम लोग मजाक मजाक में भी कई चीजों के लिए कहते हैं कि अरे बाबा आदम के जमाने के हैं ये, बाबा आदम जमाने की बात है, इस तरह से हम लोग कहते रहते हैं। तो बच्चन सिंह ने भी आदिकाल के नामकरण को लेकर कहा कि आदिकाल का जो नामकरण है वो बड़ा भ्रामक लगता है हमें। और क्यों भ्रामक लगता है? क्योंकि लगता है कि आदिकाल का जो नामकरण है वह बाबा आदम के जमाने का नामकरण है। तो इस प्रकार से वो बाबा आदम के जमाने का नामकरण कहते हुए इसका मजाक उड़ाते हैं आदिकाल के नामकरण का। तो दीपक जी आ गए हैं और क्रियांश जी आ गए हैं, सीमा, माधवी, अमृता, प्रतिभा, संगीता, राहुल सिंह, परमिला, सोनम यादव, अर्जुन सिंह और यस के जी, अमित गुज्जर जी, रेखा जी, धर्मेंद्र शुक्ला जी, पीजीटी हिंदी कमलेश जी, मंजू गुप्ता जी, संध्या केशरवानी जी, सबका स्वागत है। तो साथियों, इस क्लास में हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस प्रकार की अवधारणाएं तय की हैं और क्या उन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए कि उन्होंने सबसे पहले आदिकाल के नामकरण पर प्रश्न उठाया है। भाषा की दृष्टि से वो कहते हैं कि 1000 से 1400 ईस्वी का समय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें विभिन्न जातियां, भाषाएं निःसृत हुई, बल्कि इसलिए कि इस
इसमें अनजाने से ही देसी भाषाएं अपनी जगह बनाने में प्रयत्नशील थी। अपभ्रंश का व्याकरण भी देसी भाषाओं के व्याकरण से नहीं मिलता। अब अपभ्रंश की कोई पुरानी हिंदी नहीं करता। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, जिस कथन को हम यहां जरूर लिखेंगे, वो लिखते हैं कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। अब आप जरा सोचिए कि गुलेरी जी से लेकर रामचंद्र शुक्ल तक लोग, बहुत सारे आलोचकों ने, आचार्यों ने बार बार इस बात की तरफ हमारा ध्यान लिया और कहा कि अपभ्रंश जो है वो पुरानी हिंदी है। इसको लेकर कई प्रश्न भी बने कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, किसने नहीं कहा ना। इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई, लेकिन एक चीज ये नहीं समझ में आती है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से कहने वाले पूरे अभिकथन को ये सीधे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। सीधे सीधे तौर पर बच्चन सिंह इस बात को काट दे रहे हैं। तो लिखते हैं कि मैथिली, अवधी और खड़ी बोली का पहले के प्रयोक्ता विद्यापति हैं, दूसरे के मुल्ला दाऊद और तीसरे के अमूर खुसरो। भाषाओं के स्तर पर बताते हैं कि किस भाषा का किसने पहली बार प्रयोग किया है। वो लिखते हैं प्रामाणिक रूप से तीन ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है। प्रामाणिक रूप से तीन ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है। अब वो कौन कौन सी बोलियां हैं जिसे बच्चन सिंह कह रहे हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मैथिली, अवधी और खड़ी बोली का। मैथिली, अवधी और खड़ी बोली का। अब वो तीनों बोलियों के उन्नायक भी बताते हैं कि इन्होंने सबसे पहले उसका प्रयोग किया। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति, पहले के प्रयोक्ता विद्यापति, दूसरी के मुल्ला और तीसरी के अमीर खुसरो। हैं। देखिए, आप टीजीटी पीजीटी 2021 की बात करें, खास करके टीजीटी 2021 की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहर अगर किसी आलोचनात्मक ग्रंथ ने, किसी इतिहास ने ढाया है तो बच्चन सिंह का इतिहास ढाया है। अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी कह सकते नहीं, नहीं, यहां पर सीधे सीधे वो यही बात कह रहे हैं, बच्चन सिंह ही इस बात को कह रहे हैं। वो पहले कहते हैं अपनी भूमिका में ही कि आदिकाल नाम बहुत भ्रामक है, यह बाबा आदम के जमाने का नाम मुझे लगता है। और फिर वो कहते हैं कि जो जातीय भाषाएं हैं बड़ी अलग थी, अपभ्रंश का व्याकरण देसी भाषाओं के व्याकरण से नहीं मिलता है। और कहते हैं कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, पर इस काल में अपभ्रंश काव्य से का जो रूप है वो ज्यादा प्राधान्य था।
इस काल में अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य था, यद्यपि रासों की अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी थी, फिर भी इसे राजस्थानी के उदय का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वो अपभ्रंश को एक तरफ नकार रहे हैं, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि अपभ्रंश भाषा में रासो ग्रंथों की प्रधानता थी, और तीसरी तरफ बता रहे हैं कि अपभ्रंश से ही राजस्थानी साहित्य के विषय में हम थोड़ा बहुत क्लू लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज बहुत सारे नए लोग भी आ गए, संगीता चौहान, अरुणदीप जी आ गए, सीमा पांडे, धर्मेंद्र शुक्ला, चलिए रिशु जी आ गए हैं, सबका स्वागत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था जिसको हम लोगों ने लिया। आगे बढ़ते हैं। दरअसल बच्चन सिंह जो हैं, इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। अतः इस काल को, अब आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या कहा है। जैसे वो गाना ने कि इस प्यार को क्या नाम दूं, तो ऐसे आदिकाल को क्या नाम दूं, ये बहुत मतलब बहुत विवादित प्रश्न है। तो यहां पर के अतः इस काल को, इसको जरूर याद रखिएगा, अतः इस काल को उन्होंने क्या नाम दिया, बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या नाम दिया, अतः इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला जो कथन है इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अतः इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है, कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। तो एक प्रश्न यहां से बहुत अच्छा मिल गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो उन्होंने अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना इसे अधिक संगत माना है, अधिक संगत प्रतीत उनके लिए ये बात होती है। समझ गए होंगे आप लोग, इस कथन को नोट कर लिए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो अपनी भूमिका में एक बात और कहते हैं, वो क्या लिखते हैं कि भक्तिकाल, भक्तिकाल है, मध्यकाल नहीं। लिखते हैं भक्तिकाल, भक्तिकाल है, मध्यकाल नहीं। शुरुआत में इन्होंने इसका विरोध किया, कहा यार क्या लगा रखा है, जो ही आ रहा है आदिकाल का नामकरण कर दे रहा है। कोई कह रहा है कि ये पूर्व मध्य है, कोई कह रहा है उत्तर मध्य है, क्या है ये, आदिकाल कोई कह दे रहा है। आदिकाल तो ऐसा लगता है जैसे बाबा आदम के जमाने का कोई नामकरण है। ये बच्चन सिंह सब कह रहे हैं, वो सभी नामकरण पे प्रश्न उठा रहे हैं। तो वो जो प्रश्न भक्तिकाल पर उठा रहे हैं, तो भक्तिकाल को बहुत सारे लोगों ने मध्यकाल भी कहा है। तो इस पर वो सीधे सीधे अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भैया भक्तिकाल भक्तिकाल है, मध्यकाल नहीं है। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। कहते हैं कि अगर आप मध्यकाल कह रहे हैं, मध्यकाल अगर आप इसको कह दे रहे तो इसका मतलब क्या है। मध्यकाल का मतलब है कि
ऊपर से और नीचे से दोनों में से दबाव पड़ रहा है। इधर से भी कोई दबा रहा है, इधर से कोई भी दबा रहा है, और बीच में वो जकड़ा पड़ा है। क्या है भाई इसका मतलब? तो लिखते हैं कि ये जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है, इसलिए मैं इसे मध्यकाल नहीं कहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे क्या कहते हैं? जकड़ी हुई मनोवृत्ति कहते हैं। अनेक अर्थों में चित्त वृत्ति में अंग्रेजी को मेडियल सॉसिबिलिटी का अर्थ प्रविष्ट हो चुका था। अनेक अर्थों में यह नवजागरण काल है, प्रथम नवजागरण। ठीक है, तो ये बात भी वो यही कहते हैं कि अनेक अर्थों में यह नवजागरण काल है, प्रथम नवजागरण। अनेक अर्थों में यह नवजागरण काल है, प्रथम नव जागरण काल। ये बच्चन सिंह का कथन है, और बच्चन सिंह का कथन किस काल के लिए है? तो भक्ति काल के लिए है। रामविलास शर्मा इसे आधुनिक काल कहना पसंद करते थे। अपने अंतर विरोधों के बावजूद सेक्युलर शब्द पर बहुत अधिक उन्होंने जोर दिया था। अब भक्तिकाल के नामकरण पर भी बच्चन सिंह ने जो कहना था कह दिया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत में। अब देखते हैं कि उन्होंने रीतिकाल पर क्या कहा है। तो देखिए, रीतिकाल के नामकरण के विषय में उन्होंने बहुत मजेदार बात कही। रीतिकाल वस्तु, शैली, छंद, रूप, विधान में रीतिकाल वस्तु, शैली, छंद, विधान में अब देखिए यहां वो भक्तिकाल से तुलना कर रहे हैं। भक्तिकाल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है, भक्तिकाल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है यह अपने आप में, यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। कहते भैया ऐसा है कि अगर आप इसके चक्कर में पड़े कि इसकी तुलना हम कर देंगे, तो इसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। कहते बहुत ज्यादा गणित मत लगाओ। हम लोगों के यहां बात बात में धमकी दे देते हैं बड़े लोग, मतलब जो अपने आप से उम्र में बड़े हैं, आपके गुरु जी, अच्छा ज्यादा गणित मत लगाओ, हो गया, बस शांत रहो। तो गणित शब्द का बड़ा प्रयोग कर देते हैं। तो बच्चन सिंह ने लगभग बुजुर्गों की तरह से ये कहा करे यार देखो तुम लोग बहुत गणित लगाते हो, रीतिकाल के नामकरण में ज्यादा गणित उड़ित मत लगाओ। तो जैसे आम बोलचाल भाषा में कहते हैं अच्छा ज्यादा गणित मत लगाओ, वैसे उन्होंने कह दिया कि रीतिकाल वस्तु, शैली, छंद, विधान में भक्तिकाल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है, या अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। अगर आप इसे कहेंगे तो बहुत ज्यादा जोड़ घटाना करना पड़ेगा। पुराने क्लास के बच्चे पढ़ना लिखना बंद कर दिए, तो मैं क्या करूं प्रिय रीता जी। अरे कम से कम क्लासेस रिकॉर्डेड पढ़ी हैं, आप उसको दोबारा पढ़ डालिए। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बाकी प्रैक्टिस करवाते हैं,
तब भी आप लोग लाइव नहीं आते हैं, टेस्ट करवाते तब भी आप लोग लाइव नहीं आते हैं। तो आप लोग तो खुद ही अपने जीवन से निराश हो गए हैं। एक तो आयोग निराशा के दौर में हम लोगों को पहुंचा दिया और दूसरे आप लोग निराश हो गए हैं। अब जब से नए आयोग की नियुक्ति हुई है, आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तो थोड़े से लोग जाग रहे हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, अभी भी जागृत हो जाइए। एक चीज नोट कर लीजिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो लगातार नहीं पढ़ेगा उसका चयन नहीं हो पाएगा। जो परीक्षा का मुंह देख के उठेगा और तैयारी में लग जाएगा उसका चयन नहीं होगा। लगातार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर उत्तर मध्यकाल कहना इसे गणितीय भ्रमोत्पादन है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये हम लोगों ने लिख लिया। यहां पर रीतिकाल पर बहुत बड़ा प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रश्न उठाते हैं? रीतिकाल को उन्होंने कहा कि रीतिकाल का जो विभाजन हुआ बड़ा वैज्ञानिक उपविभाजन होता रहा। वो लिखते हैं कि रीतिकाल के उपविभाजन बड़े अवैज्ञानिक होते रहे हैं। अब देखिए वो क्या बता रहे हैं कि भैया हमारे तरफ से क्या है। सब तो लोग कहते हैं कि भाई रीतिकाल का ये नाम रख दो, वो नाम रख दो। अब किसी का नाम आपने रख दिया कि भाई इनका नाम है उजले राम, और उजाले में खड़े कर दो तो अंधेरा आ जाए। मतलब नाम अनुरूप है ही नहीं है। बच्चन सिंह इस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं कि भैया ऐसे कैसे हो गया। तो लिखते हैं कि रीतिकाल नाम इसी को लेकर सार्थक होता है रीतिकाल नाम इसी को लेकर सार्थक होता है। किसको लेकर सार्थक होता है? तो लिखते हैं कि रीति मुक्त होकर कोई रीतिकालीन कैसे होगा। रीति मुक्त होकर कोई रीतिकालीन कैसे होगा। जब मैंने ये कथन पहली बार देखा तो मुझे बड़ा मजा आया। हमने कहा यार ये मेरी नजर में क्यों नहीं आया। बहुत बड़ी बात बच्चन सिंह कह गए कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि रीति मुक्त है और दूसरी तरफ उसे आप रीतिकाल में ही कह रहे हैं। सोचिए जरा एक बार, आप मन से सोचिए इस नामकरण को, विभाजन को। रीति मुक्त, और किसमें रीति मुक्त? रीति काल में। तो रीति काल में रीति मुक्त कैसे कोई हो सकता है? रीतिबद्ध और रीति मुक्त को मैंने उलट दिया है। उन्होंने लिखा रीतिबद्ध और रीति मुक्त को मैंने उलट दिया है। कैसे उलट दिया है, यह ध्यान देने वाली बात है। यानी रीतिबद्ध को बद्ध रीति, यानी रीतिबद्ध को बद्ध रीति और रीति मुक्त को मुक्त रीति कहा है। समझ गए?
ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कथन तो पहले आप मजे से समझ लीजिए। आप एक बार अपने दिमाग में जोर डाल के देखेंगे तो मजा आएगा कि बच्चन सिंह ने बहुत बड़ी बात कह दी कि भैया रीति काल में रहते हुए कोई रीति मुक्त कैसे हो सकता है। अब कोई बढ़िया दारू पी रहा है और कह दो भैया कभी दारू नहीं पीते हैं, कैसे हो सकता है। इस तरह का नामकरण पर वो प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, और मजेदार बात है कि जब हम रीतिकाल पढ़ाएंगे तो बच्चन सिंह ने रीतिकाल में इतनी बढ़िया अवधारणाएं लाई हैं। ये तो आदिकाल और उनकी पुस्तक की भूमिका से जो भी कथन आ रहे वो मैं लिखा रहा हूं। रीतिकाल में जब वो बच्चन सिंह क्या क्या बातें कहते वो बताऊंगा तो और मजेदार है। जैसे उन्होंने रीति सिद्ध को क्या कहा, ये एक बड़ा प्रश्न है। उन्होंने बिहारी को क्या कहा, ये बड़ा प्रश्न है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं। जैसे और भी आगे लेते हैं, आधुनिक काल कालवाचक के साथ होने के साथ प्रवृत्तिवाचक भी है। आधुनिक काल पर वो क्या कह रहे हैं, कालवाचक होने के साथ प्रवृत्तिवाचक भी है। यानी कि आधुनिक काल पर थोड़ी सी सहमति जो है उनकी बनती है। वो कहते हैं कि आधुनिक काल होने की जो प्रक्रिया है वो 1857 से शुरू होती है और 1857 से 1920 तक का समय नवजागरण युग है। ठीक है, ये जरूर लिख लीजिएगा। 1857 से 1920 तक का युग नवजागरण युग है। ध्यान रखिएगा, 1857 से 1920 तक का युग नवजागरण युग है। ये बात वहां पर वो लिख रहे हैं। इसे आप जरूर समझिएगा कि वो समय के आधार पर किसको यहां पर युग मैंने 2 बार लिख दिया है, समय लिख देते हैं का समय नवजागरण युग है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। अब यहां लिखते हैं कि इस काल में छायावाद युग अपनी अर्थवत्ता खो चुका है। इस कथन को भी लिखिएगा, इस काल में छायावाद युग अपनी अर्थवत्ता खो चुका है। छायावाद पर सबसे ज्यादा प्रहार हुआ। क्यों इतना प्रहार हुआ छायावाद पर? रामचंद्र शुक्ल जैसे हथौड़ा लेके छायावाद के पीछे पड़ गए थे। छायावाद पर सबसे ज्यादा प्रहार हुआ और बहुत सारे लोग छायावाद के बचाव में आलोचक बन गए। छायावाद के बचाव में नए आलोचकों का भी जन्म हुआ। तो उस पर भी बात करेंगे, छायावाद की स्थिति किस प्रकार से थी। सन 75 के अपने एक लेख में मैंने इसे स्वच्छंदतावाद युग कहा था। तो यहां पर लिख लेंगे, बच्चन सिंह छायावाद को स्वच्छंदतावाद युग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावाद युग वो कहते हैं। ठीक है, शुक्ल जी का उन्होंने बहुत जगह सम्मान भी किया है, स्वीकार भी किया है। जैसे वो अपने इतिहास ग्रंथ को लिखते समय कह देते हैं कि शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को छोड़ा भी नहीं जा सकता और केवल उसी के भरोसे रहा भी नहीं जा सकता। तो ये दोनों बात वो स्वीकार करते हैं। एक बात और वो लिखते हैं,
साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना, साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना, साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। और यहां बच्चन सिंह शुक्ल जी का शुक्रिया कहते हैं, इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। ये बहुत बढ़िया कथन उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए शुक्ल जी से सीख सकते हैं। तो ये बच्चन सिंह को आप लोगों ने देखा, उन्होंने भूमिका में इस बात को कहा है। वो लिखते हैं कि साहित्य का इतिहास लेखन जो है वो एक प्रवाहमान और गत्यात्मक प्रक्रिया है। ये बात उन्होंने लिखी है। अब हम देखते हैं कि आदिकाल को उन्होंने किस तरीके से विभाजित किया है। तो यहां पर आदिकाल का विभाजन बच्चन सिंह के अनुसार, यानी आदिकाल में उन्होंने क्या क्या चीजें रखी हैं वो हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत कहां से की है, तो उन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा ही नहीं है। अभी मैंने आपको बता दिया था कि बच्चन सिंह आदिकाल को आदिकाल कहते ही नहीं है। कहते कि यार आदिकाल कहना तो बड़ा भ्रामक लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बाबा आदम जमाने की बात हो रही है, इसीलिए उसे अपभ्रंश काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश काल। यानी वो एक भाषा को आधार बनाकर हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानते हैं और पहला लिखते हैं हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदिकाल के अंतर्गत हिंदी भाषा, जाति और साहित्य नामक विभाजन किसके द्वारा किया गया है, या अपभ्रंश काल के अंतर्गत हिंदी भाषा और जाति और साहित्य नामक विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिर लिखते हैं अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। अपभ्रंश काव्य और हिंदी की, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, ये उसी का एक विभाजन है और इसी विभाजन के अंतर्गत वो आगे और विभाजन करते हैं अपभ्रंश और हिंदी, अपभ्रंश और हिंदी
यानी इन दोनों की तुलना करते हैं, अपभ्रंश काव्य, फिर चर्चा करते हैं। अपभ्रंश काव्य पर चर्चा करते हैं, बौद्ध सिद्ध साहित्य पर चर्चा करते हैं, बौद्ध तो उन्होंने सिद्ध साहित्य को केवल सिद्ध नहीं कहा, बौद्ध से जोड़ा है। चर्यापद, चर्यापद पर उन्होंने अलग से विचार किया है। फिर नाथ पथ, तो नाथ के साथ पंथ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, पथ शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि एक पथ, एक रास्ता है, नाथ पथ। जैन और जैनेतर काव्य, जैन और जैनेतर काव्य, पुराण काव्य और अन्य काव्य, पुराण काव्य एवं अन्य काव्य। तो ये तो उन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काव्य कहा और उसके अंतर्गत विभाजन किया। ये तो उनका दूसरा विभाजन था। पहला विभाजन हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। दूसरा विभाजन था उनका अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, जिसका ये सब विभाजन था। और तीसरा विभाजन उन्होंने किया श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य। ये कई बार पेपर में आया है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि यह किसके द्वारा विभाजन किया गया। तो श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, श्रृंगार और वीर दर्प पूर्ण काव्य। शुक्ल जी ने केवल इस प्रवृत्ति वीर वाले शब्द को लेकर ही वीर गाथा काव्य लिख दिया था, वीर गाथा काव्य कह दिया था। अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, 2 पब्लिक क्लास मैंने पढ़ाया था जिसमें रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास बताया था, उन्होंने आदिकाल में क्या बात की है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की चर्चा किस प्रकरण में की है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो मुझे लगेगा कि थोड़ा सीरियस हो गए हैं आप लोग पढ़ाई को लेकर। आपको बताना है कि वीर गाथा काल की चर्चा, वीर गाथा काल की चर्चा या वीर गाथा काल उन्होंने किस प्रकरण में कहा है, किस प्रकरण में कहा है। तो मुझे लगेगा कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ें। फटाफट कमेंट करके बताइए, तो देखते हैं क्या जवाब आ रहा है। अमृता जी ने 3 कहा है, अनुराधा जी ने 3 कहा है, अरुणदीप जी ने 3 कहा है, परमिला जी ने 3 कहा है, मीना चौधरी ने भी 3 कहा है, रिसु ने भी 3 कहा है। अरे वाह, इतने सारे जवाब। तब तो मुझे लगता है कि 3 ही होगा। जब इतने सारे लोग एक साथ ये कह रहे हैं कि प्रकरण 3 में उन्होंने वीर गाथा की चर्चा किया है, तो मुझे लगता है कि सही बात होगी। देखिए, अब इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो आप लोग जब अपना किताब कॉपी रखकर बैठ गए थे, तब भी वो लोग पढ़ रहे थे, उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। तो अगर स्पीड से पढ़ना नहीं चालू करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो पढ़ाई अब शुरू कर दीजिए और स्पीड से। तो मैं यहां यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि किसने आदिकाल के अंतर्गत श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य की अवधारणा रखी है। तो बच्चन सिंह ने रखी है। और इसके अंतर्गत उन्होंने किस काव्य को रखा है, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इसमें उन्होंने केवल और केवल रासो काव्य को रखा है। ध्यान रखिएगा कि वीर दर्पपूर्ण काव्य के अंतर्गत, श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य के अंतर्गत बच्चन सिंह ने किसको रखा है। तो वहां तुरंत आप ध्यान रखिएगा, तुरंत आपको बताना है रासो काव्य, तुरंत आपको बता देना है रासो काव्य, तुरंत काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं सर और पूछिए, रामचंद्र शुक्ल वाला हमने रट लिया है, एकदम तैयार कर लिया है। बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाती है। तो
रामचंद्र शुक्ल ने देसी भाषा की चर्चा किस प्रकरण में की है? जल्दी से बता दीजिए। एक प्रश्न और ये है, देसी भाषा की चर्चा किस प्रकरण में की है? जल्दी से बता दीजिए। आदिकाल के किस प्रकरण में रामचंद्र शुक्ल ने देसी भाषा की चर्चा किया है? चलिए फटाफट बता दीजिए, देखते हैं कि क्या स्थिति है, उसके बाद फिर हम बच्चन सिंह पे चले जाएंगे। ऋषु कह रहे हैं कि 3 में। बताइए भैया, आप लोग बताइए फटाफट, देसी भाषा की चर्चा रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में की है? देसी भाषा, चलिए फटाफट बताइए। ये एकदम ऐसे प्रश्न हैं कि एकदम से आपको याद होने चाहिए। यहां देखिए, सब लोग 3 जवाब दे रहे हैं। सभी लोग क्या जवाब दे रहे हैं? 3 जवाब दे रहे हैं, लेकिन देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता, यह प्रकरण 3 में है। क्या है? देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता, प्रामाणिकता, यह है प्रकरण 3 में। और देसी भाषा की चर्चा उन्होंने प्रकरण 1 में की है। देसी भाषा की चर्चा उन्होंने प्रकरण 1 में की है बुद्धुओं। उन्होंने प्रकरण 1 में देसी भाषा की चर्चा किया है। और देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता में संदेह की जो स्थिति है, वह उन्होंने प्रकरण 3 में की है। और प्रकरण 3 में ही उन्होंने वीर गाथा काल की चर्चा की है। समझ गए गुरु? चलिए खत्म करिए। सब पता नहीं क्या कर रहे हो, सो रहे हो, समझ में आ गया, खूब नींद आ रही है। बारिश का बहाना है, तो बारिश का बहाना ले लेके सो जाओ, चद्दर तान के उठो वीरों, समय आ गया है। अब नहीं उठे तो सोते रह जाओगे। चलो, तो श्रृंगार और वीर दर्पूर्ण काव्य विभाजन किसने किया? तो किया है बच्चन सिंह ने। और कहां किया है? रासो काव्य। इसमें केवल रासो काव्य ही कहा, केवल रासो काव्य कहा है। ठीक है। प्राकृत पैंगलम और हिंदी के कवि, प्राकृत पैंगलम और प्राकृतिक पैंगलम और हिंदी के कवि। ठीक है। अब ये जो है हिंदी के जातीय कवि, गद्य अपभ्रंश का रिक्त। हिंदी के जातीय कवि, देखिए अगर जातीय कवि का उदाहरण कहीं आए तो अगर कंफ्यूजन हो, कभी भी अगर कंफ्यूजन हो, तो बच्चन सिंह को तुक्का मार सकते हो जातीय कवि के उदाहरण। तो हिंदी के जातीय कवि, गद्य, और इसी में इन्होंने गद्य की भी चर्चा की है आदिकाल की, और अपभ्रंश का रिक्त, अपभ्रंश का रिक्त। साथ ही बताइए कि रिक्त का क्या मतलब होता है? रिक्त का क्या मतलब होता है? फटाफट बताइए। हिंदी के जातीय कवि, गद्य, अपभ्रंश का रिक्त, बताइए फटाफट, रिक्त का क्या मतलब होता है? देखते हैं कितना लोग सही जवाब दे पाते हैं। रिक्त नहीं, रिक्त। चलिए,
तो भैया रिक्त वही होता है जिसको हम लोगों के यहां क्या कहते हैं, एक शब्द है, कुछ लोग तो कहते हैं बपौती, कुछ लोग क्या कहते हैं, बपौती कहते हैं उसको, कुछ क्या कहते हैं कि परंपरा में मिला हुआ धन है, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराधिकार में मिला हुआ चीज है। तो जो चीज आपको उत्तराधिकार के रूप में मिल जाती है वो होती है रिक्त। ठीक है, तो ये रिक्त का मतलब हो गया अपभ्रंश का रिक्त। तो ये बच्चन सिंह का विभाजन है आदिकाल का। ठीक है, विरासत, एकदम सही बात है। मनोज जी भी आ गए हैं। चलिए, लग रहा है कि लोग धीरे धीरे सीरियस हो रहे हैं पढ़ाई को लेकर, बढ़िया लग रहा है। बहुत सारे हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि एकदम से सोए हुए हैं, थाती, एकदम सही बात है। लेकिन अब समय आ गया कि भैया जागो, कब तक सोते रहोगे ना, बहुत कम समय है। तो बच्चन सिंह पे हम लोगों ने बहुत सारी बात की। अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल बच्चन सिंह कहते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के साथ साथ विभिन्न जातियों का भी उदय हो जाता है। उन्होंने जातियों से क्या शब्द रखा, देखिए जाति शब्द का उन्होंने कहा है जातीय कवि। तो जाति कवि का मतलब ये नहीं है कि पंडित और फला 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 कवि। जाति शब्द का मतलब है हिंदी एक जाति है। जैसे आप तमिलनाडु में जाएंगे तो हिंदी वहां एक जाति है, तमिल का व्यक्ति यहां आएगा तो तमिल उनके लिए, हमारे लिए भाषा एक जाति है। तो वैसे कहते हैं कि भारतीय भाषाओं के उदय के साथ विभिन्न जातियों का उदय हो जाता है। तमिल, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि बच्चन सिंह जातीय शब्द का प्रयोग करते हैं तो जातीय शब्द उनके लिए भाषा को लेकर है, ना कि जिस जाति की अवधारणा हमारे राजनीतिक गलियारे में होती है। विभिन्न जातियां अपनी भाषा, संस्कृति, रीति, विचार सबसे सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत। भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक परिस्थितियां, जाति, दूसरी जात से संबद्ध होना, ये सारी चीजें चल रही थी। तो ये जो बात आ रही है जातीयता को लेकर, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर एक और बहुत प्यारा सा कथन है, हिंदी के विषय में उन्होंने कहा है, उसे जरूर याद रखिएगा। हिंदी हिंदी जैसा कि कहा जा चुका है, वो लिखते हैं कि हिंदी जैसा कि कहा जा चुका है कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है। कई बोलियों और भाषाओं का कई बोलियों और भाषाओं का समुच्चय है। ये बात कौन कह रहा है? बच्चन सिंह कह रहे हैं, हिंदी के विषय में कह रहे हैं। दरअसल हिंदी भाषा को लेकर एक बड़ी लड़ाई भी थी। अब आपको ऐसे प्रश्न की तरफ लेके चल रहे हैं जो प्रश्न परीक्षा में आया था और हूबहू आया था। आप सब बताइएगा कि आया था कि नहीं आया था। चलिए, और ये प्रश्न बनेंगे, आगे भी बनेंगे। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहां लिखेंगे हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने। अब देखिए, यहां एक मिनट, अबू सईद लिखते हैं, फिर यहां लिखते हैं हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास 1049
पारसी इतिहास समय भी उन्होंने दे दिया, 1049 में मिलता है। अब यह हूबहू प्रश्न पूछा गया था कि हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अबू सईद के द्वारा किया गया था, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। उसने महमूद गजनवी के चंदेल दुर्ग कलिंजर के घेरे का उल्लेख किया है। इसी इतिहासकार ने महमूद गजनवी और चंदेल दुर्ग कलिंजर के घेरे का भी उल्लेख किया है। अब अमीर खुसरो 1253 से 1325 भी हिंदवी शब्द का प्रयोग करता है, ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो अब देखिए यहां पर वो क्या लिखते हैं कि 1253 से 1325 भी हिंदवी शब्द का प्रयोग करता है। क्या लिखता है? तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम। ये कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। तुर्क हिंदुस्तानियम तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम। मन हिंदवी गोयम यानी मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं और हिंदवी में जवाब देता हूं। यहां पर हिंदवी दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली है, बाद में इसे ही हिंदी कहा जाने लगा। ठीक है, तो यहां पर डॉट डॉट करके यहां लिख लेंगे। बच्चन सिंह का यह कथन चल रहा है, हिंदी के विषय में ही उन्होंने लिखा है, तो यहां डॉट डॉट करके लिखते हैं। यहां पर हिंदवी दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली है। यहां पर हिंदवी दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली है, खड़ी बोली है, बाद में इसी को हिंदी कहा जाने लगा। बाद में इसी को हिंदी कहा जाने लगा। तो यह भी कथन बच्चन सिंह का है, बहुत महत्वपूर्ण में है। ठीक है, वो लिखते हैं हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। हिंदी शब्द के, ये सारे बच्चन सिंह के कथन हम लिखा रहे हैं। हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। कौन कौन से दो अर्थ हैं, इस पर भी आपको लेके चलेंगे। वो कहते हैं कि हिंदी, जैसे हमने कह दिया, तो हिंदी देश के निवासी, हिंदी देश के निवासी और हिंदी भाषा।
कई बार ऐसा होता है। अब जैसे मैं दिल्ली में एक पार्क में घूमने जाता हूं सुबह मॉर्निंग में, तो गया, तो वहां दिल्ली पुलिस के एक दो स्टूडेंट थे, तो वो कह रहे हैं कि दूर से कह रहे हैं अरे वो हिंदी वाले सर जा रहे हैं, हिंदी वाले सर जा रहे हैं। मेरा नाम नहीं जानते थे, बहुत दिन पहले पढ़े थे, तो चेहरे से वो परिचित थे, एकाएक परिचित हो गए, तो कह रहे वो हिंदी वाले सर जा रहे हैं। अरे सर आप यहां कैसे? फिर बाद में परिचय हुआ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ। मतलब ये है कि एक तो बच्चन सिंह ये कह रहे कि हिंदी देश के निवासी और हिंदी भाषा, न्योता खाने जाते हैं तो वहां जो पूड़ी देता रहता है उसका नाम नहीं जानते। अब तो परंपरा खत्म हो गई, तो बफर सिस्टम हो गया। नहीं तो पहले होता था ए पूड़ी, ए पूड़ी, ए माठा, ए चीनी, इधर आओ भाई, ए चटनी। वो बुरा भी नहीं मानता था, आ जाता था, हाँ भैया चटनी लेंगे, ये लीजिए। चटनी, पूड़ी, माठा, सब्जी, कचौड़ी, किसी कुछ भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो उसका एक कारण ये था। लेकिन आज की स्थितियां बदली हैं, अब तो सिस्टम ही दूसरा है। तो बच्चन सिंह भी इसी अर्थ में ये कह रहे हैं कि हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, हिंदी देश के निवासी और हिंदी भाषा। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हिंदी भाषा को लेकर। एक प्रश्न और यहां से पूछा गया था, उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने इस शब्द की ऐतिहासिकता का उल्लेख करते हुए बताया है, भाषा वैज्ञानिकों ने इस शब्द का उल्लेख करते हुए बताया है कि हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख, यहां ध्यान रखिएगा हिंदू शब्द का प्रयोग है, हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख। अब ये बात आप लोग जानते होंगे, ईरान सम्राट दारा के अभिलेखों, दारा के ईरान सम्राट दारा के अभिलेखों, अवेस्ता ग्रंथ बेंदीदाद, अवेस्ता ग्रंथ अवेस्ता ग्रंथ है जहां पर दो के बदले ह का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हिंदी होते गया था, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आदि में हुआ है, आदि में हुआ है, हिंदू का अर्थ अभिलेखों में हिंदू का अर्थ भारतवर्ष। अब यहां हिंदू से क्या तात्पर्य है, तो भारतवर्ष के अर्थ है, भारतवर्ष के अर्थ में है। तो यह भी एक कथन महत्वपूर्ण है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब इसमें थोड़ी सी चर्चा जो है, आप सब जानते होंगे कि किस तरीके से हुआ। सॉरी, सा के बदले हा का प्रयोग हो गया, सिंधु का हिंदू हो गया था।
रामविलास शर्मा इसमें थोड़ी सी आपत्ति करते हुए कहते हैं कि ईरानी जब यहां आए तो वो सा के बदले ह और ध के बदले द का उच्चारण करने लगे और सिंधु से हिंदू बन गया। रामविलास शर्मा इस पर आपत्ति करते हुए कहते हैं कि हिंदी शब्द कैसे बना, इस बारे में प्रचलित मान्यता यह है कि ईरान के लोग सिंधु या सिंध को हिंद कहते थे और वहां के निवासियों ने हिंदू को हिंदुई हिंदी कहने लगे। सा का उच्चारण करने में उन्हें कुछ कठिनाई हुई होगी, इससे उन्होंने सा की जगह हा कहना शुरू कर दिया। लेकिन फारसी में साल, सादगी, साज और सागर इत्यादि 25 ऐसे शब्द हैं जो ईरानियों को सा का उच्चारण करने में दिक्कत नहीं होती होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि फारसी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं और जिसका उच्चारण ईरानी भी करते थे, जैसे साल शब्द है, इस साल की बात और कुछ है, उस साल की कुछ बात और थी। ये सादगी, साज, सागर, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसमें उन्होंने सा को ह नहीं किया। अगर वो साल को हाल कहे होते, सादगी को हादगी कहे होते, साज को हाज कहे होते और सागर को हागर कहे होते, तब तो बात समझ में आती है कि सिंधु से हिंदू हो गया। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि सिंधु से हिंदू हुआ होगा। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु से हिंदू वाली मान्यता पर कौन आलोचक सहमत नहीं है? तो रामविलास शर्मा इस पर सहमत नहीं है। ठीक है। और वो कहते हैं कि जो स से हा का परिवर्तन है कश्मीर में मिलता है, हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी में स भी है और उसके स्थान पर हा भी उच्चारित होता है। तो इस प्रकार का जो वर्णन मिलता है। ठीक है। अब यहां पर कई प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो आपकी परीक्षा से कनेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे पिछली बार पूछ लिया था पद्मावत का अनुवाद किसने किया था और किस भाषा में किया था, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया था। तो वैसे एक प्रश्न और आपको मैं बताता हूं। ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौशेरवां, ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौशेरवां ने बजरोया नामक विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजा। किसने भेजा था? तो नौशेरवां ने भेजा था। और इस अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को इस अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को जबाने हिंदी कहा गया है। जबाने हिंदी कहा गया है। क्या कहा गया है? जबाने हिंदी कहा गया है। ठीक है। और जबाने हिंदी का अर्थ यहां पर क्या है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए।
तो जबाने हिंदी का अर्थ है संस्कृत। जबाने हिंदी का अर्थ क्या है? तो जबाने हिंदी का अर्थ है संस्कृत। ठीक है। इब्न बतूता ने हिंदी का प्रयोग किसी स्थानीय बोली के अर्थ में किया है। इब्न बतूता ने, अब यहां इब्न बतूता तो आप जानते हैं, इब्न बतूता बगल में जूता, एक गाना खूब प्रचलित हुआ था इब्न बतूता के विषय में, तो वही है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता लिखते हैं कहां पर? जबाने हिंदी का स्पष्ट अर्थ है हिंदी में, हिंदी के रहने वालों की भाषा, किसी स्थानीय बोली के अर्थ में किया है। ने हिंदी को हिंदी का परिचय किसी स्थानीय बोली के रूप में किया है। किस रूप में किया है? स्थानीय बोली के रूप में किया है। वो कहते हैं कि यह निश्चित ही उत्तर भारत की बोली रही होगी। बच्चन सिंह क्या करते हैं? इस पर विचार कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण कथन आज लिखा देते हैं आपको, ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, नोट करिएगा। जो लोग हिंदी हिंदुई को केवल खली बोली कहते हैं, जो लोग हिंदी हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं, केवल खड़ी बोली कहते हैं, वे दिग्भ्रमित हैं। और जो लोग हिंदी का इतिहास दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं, हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं, वो इतिहास बोध से च्युत हैं। वो इतिहास बोध से च्युत हैं। ये कथन बच्चन सिंह का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चन सिंह एक जगह और लिखते हैं, नूर मोहम्मद अपनी अवधि को हिंदी कहते हैं। नूर मोहम्मद अपनी अवधि को हिंदी कहते हैं। हिंदू मग पर पाव न राख्यों, काजो बहुते हिंदी भाखों। हिंदू मग पर पाव न राखों,
काजो बहुते हिंदी भाखों। संभवतः इस सप्ताह के अंत तक आदिकाल की जितनी भी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं वो 1 से 2 क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं। आदिकाल में जितनी भी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं उसको 1 से 2 क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं। और ये बात कहां कहते हैं वो? अनुराग बांसुरी में कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आज की कक्षा आप सबको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। कल फिर आप सबसे मुलाकात करेंगे और एक और कथन लिख लेते हैं, फिर कल के लिए चलते हैं। अभी रुकिएगा, जाइएगा मत। एक कथन और लिख लिया, आज का अंतिम कथन। अंतिम कथन है, एक ही जनगण को जिनमें निर्माणाधीन जाति के एक ही जनगण को एक ही जनगण को जिनमें निर्माणाधीन जिनमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षण और जाति के सभी लक्षण और सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है। का लक्षण विद्यमान है दो भिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात दो भिन्न भिन्न भाषाएं। अब कौन सी दो भिन्न भाषाओं की बात करें, यहां से कथन महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात हिंदी बोलने वाले दो जनगण में विखंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपने देख लिया। और इसके बाद कल से हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। देखिए, ऐप पर तो पेड क्लास जो आपकी चली उस पर दोबारा तो क्लासेस नहीं भेजी जा सकती हैं,
क्योंकि सेम नाम से कोई फोल्डर नहीं जा सकता। आदिकाल अगर आपको एक बार पढ़ा दिया, दोबारा आदिकाल उसमें नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जो पढ़ाया गया उसी को आपको रिवीजन करना है। हाँ, प्रयास ये करूंगा कि हफ्ते में 1-2 दिन, 3 दिन आपकी प्रैक्टिस में करवा दूं, तो वो पब्लिक की प्रैक्टिस आपकी होगी, ठीक है। बाकी परीक्षा के नजदीक आने पर एक नया बैच हम शुरू करेंगे, जिसमें प्रैक्टिस बैच ही होगा, जिसमें 7 दिन प्रैक्टिस कराई जाएगी और पर डे प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो रिवीजन और प्रैक्टिस बैच होगा। बाकी जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको 10 टेस्ट दिया जाएगा। 10 टेस्ट 125 प्रश्न का दिया जाएगा, लेकिन वो परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले दिया जाएगा, अभी नहीं दिया जाएगा। पहले परीक्षा का माहौल देखेंगे, परीक्षा का मोड समझेंगे, किस तरह से पेपर होना है, सब कुछ देख लेंगे। 10 से 15 दिन पहले वो पेपर आपको 10 मॉडल पेपर दिया जाता है, ठीक है। बाकी चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो टेलीग्राम पे करवाया जाता है, वो सबके लिए होता है, वो सभी दे सकते हैं। अभी भी आप जाके टेलीग्राम पे देखेंगे तो लगभग 10,000 प्रश्न कराए जा चुके हैं, तो आप अभी भी जाके उसको फिर से दे सकते हैं और पब्लिक आते रहेंगे, आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगर आप स्वतंत्रता बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। ये क्लास आपको कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर आप सबसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।